हाथरस में भगदड़ से 121 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, तो जब मैं इसे कवर कर रही हूँ 121 है आंकड़ा। काफ़ी हद तक ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, स्टैम्पीड या भगदड़, ये क्राउड मैनेजमेंट में आती है यूपीएससी में। इसके अलावा आखिर हुआ क्या था, भगदड़ क्यों हुई, साथ ही साथ किस प्रकार से पिछले कुछ सालों में भी हमने देखा कि धार्मिक स्थलों पर भगदड़ एक बहुत बड़ा कारण है जो कि चिंता का विषय बन गया है क्राउड मैनेजमेंट में। और ये भोले बाबा आखिरकार है कौन? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये है भोले बाबा। भोले बाबा हाथरस में एक सरमन दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, जिनको वैसे तो देखने के लिए परमिशन ली गई थी 80,000 लोगों के लिए, पर यहाँ पे 2.5 लाख से अधिक लोग आ गए थे, जिसकी वजह से जब टेंट में वो थे, गर्मी और नमी की वजह से जब भगदड़ मची और हमने आज देखा, हमारे पास खबर आई 121 लोगों की इस भगदड़ में मृत्यु हो गई। आखिर भारतीय न्याय संहिता भी अब इसमें शामिल हो गई है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्शन में, जो अभी न्यूली इम्प्लीमेंटेड लॉ है भारतीय न्याय संहिता, जिसने आईपीसी 1860 को हटाया है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत यहाँ पे किस पर एफआईआर हुई है और आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अभी या तो 115 लिखा था, पर ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। जब मैं कवर कर रही हूँ 121 है, इससे ऊपर भी हो सकता है। तो ये हाथरस जिले में हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हाथरस जिले में है। और यहाँ पे क्या था कि बताया जा रहा है कि यह सत्संग संत भोले बाबा ने आयोजित किया था। हाथरस एटा सीमा के पास रतिभानपुर स्थित आश्रम में संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। एफआईआर जो हुई है उसमें बताया गया था कि जो मेन सेवक है उन्होंने 80,000 लोगों के लिए यहाँ पे प्रबंधन कराए थे और परमिशन ली थी, पर आ कितने गए हैं? 2.5 लाख से अधिक लोग आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं था। तो ठीक है, एफआईआर में देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता जो अभी अभी लागू हुई है, इसमें कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ पे सेक्शन 105 है। इसका मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि हो तो गई है इतने सारे लोगों की मृत्यु, पर यहाँ पे इंटेंशन नहीं था, यहाँ पे इंटेंट नहीं था मर्डर करने का, पर सेक्शन 105 याद रखिएगा। उसके बाद 110, 126 क्लॉज 2 रॉन्गफुली रिस्ट्रेन्स, इसके ऊपर भी रखा गया है। मतलब यहाँ पे जिस प्रकार से लोगों को रखा गया था ये भी रॉन्गफुल था। 223 और 238 यहाँ पे एविडेंस भी छुपाया गया है, जिसकी वजह से 223 और 238 के अंतर्गत भी इनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो यहाँ पे रजिस्टर कर दी गई है किसके अगेंस्ट? जो मेन सेवादार है देव प्रकाश माधुकर, उनके अगेंस्ट, और बाकी सारे कुछ और सेवादार हैं, पर यहाँ भोले बाबा के ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। कौन है भोले बाबा, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, हरि मूल रूप से असल में नारायण हरि इनका नाम है, और या भोले बाबा भी इनको माना जाता है। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले से बहादुर नगरी से बिलोंग करते हैं, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल होकर और आध्यात्म की ओर रुख किया उन्होंने। लंबे समय तक लंबे समय तक सरकारी नौकरी में कार्यरत रहे, पर उसके बाद में उन्होंने अध्यात्म की तरफ देखा। 1990 के दशक में साकार हरि ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और खुद को अध्यात्म में डुबो लिया। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और नारायण साकार हरि के नाम से मशहूर हो गए। ठीक है, तो इनके बारे में ये जानेगा। ऐसी पहली बार नहीं है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्घटना हो रही है। दिक्कत क्या हुई थी? देखो, 80,000 और 2.5 लाख में बहुत बड़ा फ़र्क है। आसपास के छोटे छोटे गांव से भी लोग देखने आ गए, और हमें अपनी कंट्री की हालत तो पता ही है क्या हालत है। भले ही अध्यात्म में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पर यहाँ पे लोगों को लगता है कि इंसान भगवान ही हो गया, जबकि भगवान होता नहीं है कोई। हम सब इंसान ही हैं। जब तक आप इस धरती पे खड़े हैं, आप इंसान ही माने जाएंगे ज़्यादातर लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हुआ क्या था। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, सूरजपाल या भोले बाबा व्हेन ही वॉज लीविंग द वेन्यू, यानी कि वो जगह जब छोड़ रहे थे 2 के करीब, यहाँ पे जो डिवोटीज़ थे, जो उनके डिवोटीज़ यानी कि श्रद्धालु थे उनके, जो ये रथ के पास खड़े हुए थे, ताकि उनके जो मतलब व्हीकल है, उनकी जो गाड़ी है, जैसे वो आगे बढ़ेगी, वहाँ से मिट्टी कलेक्ट करके वो अपने सर पे लगाएंगे, ऐसा श्रद्धालुओं का कहना था। बाकी जीटी रोड के दूसरे साइड में क्राउड कंप्लीटली यहाँ पे मतलब परेशान हो रहा था, बैरिगेटिंग हो गई थी जीटी रोड पे, पर यहाँ पे जो क्राउड खड़ा था
वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा था। पुलिस ने जो वहाँ पे खड़ी थी कही कि बहुत लोगों की इस बीच में इंजरी भी हो गई है, काफ़ी लोग पुलिस के गए भी इन लोगों को हॉस्पिटल लेके, बट वहाँ के सेवादारों से कोई मदद नहीं मिली। और ये पहली बार नहीं है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है रिलीजियस गैदरिंग पे, ऐसा पहला भी देखा गया है। FT इलियास एंड अदर्स ने बताया है, डेटा कलेक्ट करके बताया है, 79% जितनी भी स्टैम्पीड हुई है इंडिया में, 79% 1954 से 2012 के बीच में ये रिलीजियस मास गैदरिंग की वजह से हुई है, यानी कि ऐसी गैदरिंग्स की वजह से जो धर्म के आधार पे किया गया है। यहाँ पे पर्टिकुलरली रिलीजियस मास गैदरिंग्स इंडिया में बहुत होती है, तो 79% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो क्राउड मैनेजमेंट इसमें करना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा अगर कुछ हम यहाँ पे मास गैदरिंग्स की बात करें जहाँ पे ऐसी भगदड़ हुई है, रशिया का एग्जाम्पल लेते हैं। 1896 सब पहला फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन क्राउड डिजास्टर था ये रशिया जार निकोलस सेकेंड के कोरोनेशन में हुआ था, उनकी ताजपोशी हो रही थी 1896 में, और यहाँ पे तब बताया गया था 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे मीना सऊदी अरब का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हज के टाइम हुआ था 2015 में, यहाँ पे भी काफ़ी लोग 769 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यहाँ पे प्रयागराज की भी बात करें, इलाहाबाद जहाँ पे कुंभ मेला होता है, 1954 में ये मोस्ट फेटल कुंभ मेला था, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला कुंभ मेला था। अप्रॉक्सीमेटली 800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे एक बैरिगेटिंग थी, जब साधुओं और नॉर्मल लोगों के बीच में एक बैरिगेटिंग लगी थी, जब बैरिगेटिंग टूट गई उसके बाद इतने लोगों की मृत्यु हो गई। अब आप ये समझे कि उस समय हमारे पास क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज भी काफ़ी नहीं थी, हम न्यूली इंडिपेंडेंट थे, पर तब से हमने लेसन्स लिए हैं कि किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट एक्चुअली होना चाहिए। ठीक है, तो भीड़ प्रबंधन को व्यवस्थित योजना के रूप में परिभाषित किया गया है और लोगों की व्यवस्थित आवाजाही और जनसमूह की निगरानी के रूप में परिभाषित किया गया है। भीड़ प्रबंधन में उपयोग से पहले किसी स्थान की क्षमताओं का आकलन भी शामिल है। देखो, क्राउड की एक साइकोलॉजी होती है। जब क्राउड में कुछ लोग भागने लगते हैं, दूसरे लोग भी उनको देख के भागते हैं, गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, कभी थ्रोट में किसी का पैर लग जाता है, गर्दन में लग जाता है, पीठ पे लग जाता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इशू आ सकता है और जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। अगर एक के ऊपर एक बार बार आप चढ़ते जाएंगे तो आपके ऑर्गन्स भी इम्पैक्ट होते हैं, तो इंजरी की वजह से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। इन सारे रीजंस की वजह से हम देखते हैं लोगों की मृत्यु होती है। इसमें अधिभोग के अनुमानित स्तरों का मूल्यांकन, प्रबंधन और निकास, प्रवेश और निकास के साधनों की पर्याप्तता, प्रसंस्करण प्रक्रियाएं जैसे टिकट संग्रह एवं अपेक्षित प्रकार की गतिविधियां तथा समूह व्यवहार भी शामिल है। मतलब समूह कैसे व्यवहार करेगा, अगर हमने बहुत लंबे समय तक समूह को कहीं छोड़ दिया तो वो कैसे व्यवहार करेगा। अगर गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वाली जो हुई है गर्मी और नमी की वजह से हुई है, लोगों को जब असकट लगने लगी, लोगों को जब ह्यूमिडिटी से सफोकेशन होने लगी, वो मूव करने की कोशिश की बट ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, भीड़ के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के कई कारण होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई संरचना अवैध रूप से बनाई है, फेरी वालों और पार्किंग की वजह से, अंतरिम सुविधाओं की वजह से, ऊर्ध्वाधर सीढ़ियों की वजह से, संकीर्ण इमारतों की वजह से, उत्सव के दौरान पटाखों के अनुचित उपयोग या गलत वायरिंग भी एक कारण बन चुके हैं। बिजली की आपूर्ति में विफलता से दहशत पैदा होती है और अचानक भगदड़ शुरू हो जाती है। भीड़ को कम करना, प्रबंधन के साथ समन्वय की कमी, साथ ही साथ टिकटों की अधिक बिक्री, सेलिब्रिटी से ऑटोग्राफ या मुफ्त उपहार प्राप्त करने के लिए अचानक भीड़ या अफवाहों के इसके बड़े पैमाने पर भी घबराहट होती है। लोगों को अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कम से कम 1 वर्ग गज जगह की आवश्यकता होती है। भीड़ में मरने वाले ज़्यादातर लोग सीधे खड़े होने पर दम घुटने से मरते हैं। अग्निशमन सेवा, पुलिस, धर्मस्थल पर प्रबंधन आदि के बीच अपर्याप्त समन्वय, सुरक्षा टीमों की अपर्याप्त तैनाती के कारण भी होती है। अगर वहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलरली टेंट्स मौजूद होते या फिर नियर बाय हॉस्पिटल्स मौजूद होते तो शायद इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी भीड़ प्रबंधन के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखो, एनडीएमए ने एकीकृत भीड़ प्रबंधन के लिए एक विस्तृत दस्तावेज जारी किया था। इस दस्तावेज के अनुसार एकीकृत भीड़ प्रबंधन कई स्तंभों पर आधारित है, जैसे क्षमता नियोजन, यानी कि एक जगह की कितनी क्षमता है लोगों को रखने की, जोखिम मूल्यांकन, कितना जोखिम बढ़ सकता है, बेहतर तैयारी योजना, घटना प्रतिक्रिया, साथ ही साथ क्षमता निर्माण आदि भी शामिल है। एनडीएमए के दिशा निर्देशकों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। भीड़ के कतारें, प्रारंभिक ध्यान सामूहिक सभा स्थलों के आसपास यातायात नियमों पर होनी चाहिए।
आपातकालीन निकास मार्ग मानचित्रों के साथ साथ आयोजन स्थलों के लिए मार्ग मानचित्र होना चाहिए। अगर कोई निकलना चाहता है तो उस मानचित्र के जरिए निकल सकता है। इसके अलावा भीड़ की कतार को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड की सुविधा भी होनी चाहिए। बड़ी संख्या में अगर भीड़ एकत्रित होने की स्थिति में खतरनाक बिंदुओं को विकसित करने के लिए भीड़ पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए। कहीं लाइव वायरिंग तो नहीं खुली है, प्रॉपर प्रबंधन है पानी का, भोजन का कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। वीआईपी को संभालने के लिए विशिष्ट योजनाएं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। और यदि वीआईपी अब सुरक्षा संबंधी चिंताएं जोड़ते हैं तो अधिकारियों को वीआईपी को प्रवेश देने से मना भी कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो सकता है लोग उनको देखने के लिए भी भीड़ में ऐसी हरकतें करें। अगर बात करें संचार की तो सीसीटीवी निगरानी लगातार रखनी चाहिए। साथ ही साथ भीड़ वाले स्थानों पर लाउडस्पीकर जैसे सार्वजनिक संबोधन प्रणालियाँ भी लगाई जानी चाहिए ताकि कुछ अनटूवर्ड हो रहा हो तो भीड़ को हम आसानी से बता सकें। आयोजन स्थलों पर एम्बुलेंस और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर उपलब्ध होने चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपदा की बात की आपात स्थितियों से निपटने के लिए एनडीएमए ने चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और आपातकालीन संचालन की सिफारिश की है। बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो आयोजन स्थल आयोजकों को सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार बिजली, अग्नि सुरक्षा यंत्र और अन्य व्यवस्थाओं का अधिकृत उपयोग सुनिश्चित करना होगा। कार्यक्रम आयोजकों के लिए जो आयोजन हुआ था कार्यक्रम ही था, उनके लिए क्या बताया गया था, कार्यक्रम आयोजकों और आयोजन स्थल प्रबंधकों को स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय करके आपदा प्रबंधन योजना पहले तैयार कर लेनी चाहिए, उसके बाद समीक्षा करनी चाहिए। इससे सुनिश्चित होगा कि परिवहन, चिकित्सा और आपातकालीन सुविधाएं जैसे सभी आवश्यक सुविधाएं वहां पे उपलब्ध है कि नहीं। नागरिक समाज की बात करें तो पुलिस अधिकारियों को तैयारियों के साथ का जायजा लेना चाहिए। एक बार तैयारी हो गई ये भी देखना चाहिए अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या होगा। इसके बाद इवेंट स्थल प्रबंधकों को आपदा की स्थिति में यातायात नियंत्रण करना चाहिए। चिकित्सा सहायता और स्थानीय संसाधनों को जुटाने में गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज को शामिल भी करना चाहिए। क्षमता का निर्माण भी करना चाहिए, समय समय पर देखते रहना चाहिए कोई स्थल अगर इतनी बड़ी भीड़ के लिए बनाया गया है तो वो कितना एप्ट है, अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में बात करें, ये एक वैधानिक निकाय है, यानी कि शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसके चेयरपर्सन खुद प्रधानमंत्री होते हैं। वैधानिक यानी कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं उन्हें वैधानिक निकाय कहते हैं, जो कानून के अंतर्गत बनती है उन्हें वैधानिक निकाय कहते हैं। इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को हुआ था। कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत हुआ था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है, जिस राज्य में ऐसा हो रहा होता है। हालांकि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति केंद्र, राज्य और जिले सभी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाती है। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं एनडीएमए के। कैबिनेट मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, कोई भी कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। सचिव की अध्यक्षता में एनडीएमए सचिवालय सचिवीय सहायता और निरंतरता प्रदान करने की जिम्मेदारी देता है। इसके साथ एनडीएमए के 8 राज्य मंत्री भी इसमें सदस्य होते हैं। एनडीएमए के कार्य के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शीर्ष निकाय के रूप में है। कोई भी डिजास्टर, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो ह्यूमन मेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, उसको देखने के लिए काम करता है। आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियां निर्धारित करता है, राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करता है। राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुदान करता है। राज्य योजना तैयार करने में राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा निर्देशों को भी निर्धारण करता है और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा उनकी विकास योजना और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के उपाय भी देता है। तो बहुत कुछ काम करता है ये। आपदा की रोकथाम या आपदा स्थितियों का या आपदाओं से निपटने के लिए शमन या तैयारी और क्षमता निर्माण भी करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यान्वयन के बारे में व्यापक नीतियां और दिशा निर्देशों को निर्धारित भी करता है। चलो मेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भगदड़ या भीड़ आपदा के कारणों पर चर्चा करते हुए भीड़ प्रबंधन संबंधी एनडीएमए के दिशा निर्देशों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला। दूसरा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कहाँ बताएंगे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आई हो आज की क्लास, एंड आई होप आप इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें सो दैट मोर पीपल कैन नो अबाउट इट एंड वी वर्क ऑन बेटर ऑन आवर एल्गोरिदम्स। ठीक है, सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। मेक श्योर कि आप यूपीएससी उत्कर्ष को ऐसे ही न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।